डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आपको वीडियो के माध्यम से आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स संबंधी कई लेक्चर देख चुके होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में मास और चार्ज के बीच कंपैरिजन बताया था। इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में हमने आपको अवगत कराया था। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस में हमने 3 प्रकार के पदार्थों की चर्चा किया था। पहला आपका था चालक या सुचालक, कंडक्टर्स। दूसरा आपका कुचालक या विद्युत रोधी, इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स। और तीसरा हमने अर्धचालक, सेमी कंडक्टर्स के बारे में आपको हमने अवगत कराया था। अब इसके बाद इन्हीं के बीच में एक ऐसे पदार्थ की चर्चा होगी जिसका नाम है डाई इलेक्ट्रिक्स, परावैद्युत। तो आप इसको अच्छी तरह से समझिएगा। परावैद्युत क्या बेटा? तो आपकी हेडिंग है परावैद्युत। परावैद्युत आप समझिएगा क्या होता है। डाई इलेक्ट्रिक्स, डाई इलेक्ट्रिक्स ये क्या होते हैं, इसको आप समझेंगे। डाई इलेक्ट्रिक्स जो होते हैं बेटा, ये एक तरह के इंसुलेटर ही होते हैं, विद्युत रोधी ही होते हैं, कुचालक ही होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे इंसुलेटर होते हैं, कुछ ऐसे कुचालक होते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हमको बताना है। जब इनको इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसको आप समझिएगा। ये कोई परावैद्युत पदार्थ बेटा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है। डाई इलेक्ट्रिक्स कोई भी ये मटेरियल है, आपका
ये मटेरियल्स है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपका बेटा ध्यान दीजिएगा, ग्लास भी हो सकता है, रबर भी हो सकता है बेटा, माइका जिसको हम अभ्रक कहते हैं, अभ्रक माइका, पेपर भी हो सकता है, कागज। और हमने बेटा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इंसुलेटर्स में हमने आपको क्या एग्जांपल दिया था, गंधक दिया था, सल्फर दिया था, वाइकेलाइट दिया था, वाइकेलाइट भी दिया था हमने, ग्लास भी दिया था, रबर भी है एग्जांपल, माइका है, पेपर है, ये पीटीसी, ये आपके बेटा इंसुलेटर्स के तमाम एग्जाम्पल हैं। लेकिन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स आप समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आने वाले लेसनों में, इसका यूज मिलेगा बेटा, बार बार वहां आएगा डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स परावैद्युत, इसलिए इसको आप अच्छी तरह से आप समझ लें। इंसुलेटर्स कुचालक या इसको विद्युत रोधी भी कहते हैं बेटा, या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स भी बोलते हैं। इसमें एक खास गुण होता है, एक खास प्रॉपर्टीज होती है, इसके अंदर जो होते हैं, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जो रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं, वो बिल्कुल नगण्य हैं, नहीं पाए जाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इंसुलेटर्स में, कुचालक में, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स में नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इन पदार्थों में इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये इंसुलेटर्स हो गए। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स क्या होता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स जो होते हैं वह भी इंसुलेटर से ही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स भी इंसुलेटर ही होते हैं, नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। लेकिन अंतर क्या बेटा, जब इन पदार्थों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताई जाएगी, विद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इनके जो पॉजिटिव चार्ज है यानी न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग हो जाते हैं। तो अब देखिए यहां हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड ये लगाए, हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र जिसको कहते हैं बेटा, आगे इसकी चर्चा करेंगे लेक्चर के बाद। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट के चारों तरफ जितना इसका चुंबकीय बल रहता है उसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी तरह है कि किसी चार्ज के चारों तरफ, किसी इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ कोई अन्य चार्ज जितना रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स का अनुभव करता है, जितने क्षेत्र में, उस क्षेत्र को, उस फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अभी आने वाले समय में इसकी विस्तृत जानकारी आपको मिलेगी बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्लास 10 ही में पढ़ते आ रहे बेटा। मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेट को रख दीजिए, किसी मैग्नेट को आप रख दें, उसके चारों तरफ लौह युक्त पदार्थ रख दीजिए, तो ये मैग्नेट जितने दूर तक उस लौह युक्त पदार्थों को खींच ले, आकर्षित कर ले या उसको प्रभावित कर दे, तो उतने ही क्षेत्र को हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि कोई चार्ज रख लीजिए, इलेक्ट्रिक चार्ज रख लीजिए,
और इसके करीब, इसके पास अन्य चार्ज को लाइए, अदर चार्ज को लाइए, तो ये चार्ज जो अदर चार्ज है, जितने क्षेत्र में, इसके जितने क्षेत्र में इलेक्ट्रिक फोर्स जैसे रिपल्सन, अट्रैक्शन का अनुभव करता है, तो उतने ही क्षेत्र को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अट्रैक्शन प्लस माइनस रहेगा तो अट्रैक्शन, सेम चार्ज रहेगा बेटा तो रिपल्सन, लाइक चार्ज मतलब रहेगा एक समान रहेगा तो रिपल्सन होगा, अनलाइक रहेगा तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड हम आगे के लेक्चरों में इलेक्ट्रिक फील्ड को विस्तृत रूप में व्याख्या करें। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दोगे बेटा तो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल में, इनके अंदर जो प्लस माइनस है बेटा, प्लस माइनस जो नाभिक है और जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो जाते हैं, ये दूर हो जाते हैं। तो सपोज इधर प्लस हो गए बेटा, इधर प्लस हो गए, प्लस हो गए, इधर आपका प्लस, इधर क्या हो गया माइनस हो गया, ये प्लस न्यूक्लियस बेटा, ये माइनस अलग हो गए। तो जिसमें प्लस और माइनस क्या हो जाए, अलग हो जाए, और तब इसके अंदर बेटा, तब इसके अंदर एक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ये भी फील्ड प्लस से माइनस होती है। तो इसी पदार्थ को, ऐसे पदार्थ को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में बेटा इन पदार्थों को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दें तो उनके अंदर प्लस माइनस जो चार्ज है वह थोड़ा अलग हो जाए, तो उनके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। लेकिन एक बात समझिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप लगाए हैं उस फील्ड के ठीक विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो ऐसे पदार्थों को हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। एक बात समझिएगा, इसमें कौन कौन डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स है? सल्फर, सल्फर देखो ध्यान से, अगर सल्फर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो बेटा, गंधक को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो तो इसमें जो नाभिक है, इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते हैं, अलग बिल्कुल नहीं हो पाते हैं। तो जब प्लस माइनस एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे बेटा तो वह डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा। तो इसमें प्लस माइनस नहीं अलग हो पाते, इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पैदा हो पाती है। वाइकेलाइट जो प्लास्टिक है ये भी प्लस माइनस इसके चार्ज अलग नहीं हो पाते हैं। लेकिन बेटा ग्लास, रबर, माइका, जिसको अभ्रक कहते हैं, पेपर, ईटीसी इत्यादि, एल्युमिनियम के भी पेपर आते हैं बेटा, एल्युमिनियम के पेपर, सिल्वर के पेपर भी आते हैं, सिल्वर चांदी के पेपर आते हैं, पन्नी आती है, एल्युमिनियम की भी पन्नी आती है, वो पेपर आप समझिएगा, एल्युमिनियम की पन्नी पेपर, सिल्वर के पेपर, माइका, ग्लास आप देख ही रहे हो, रबर देख रहे हो। अगर इनको बेटा ऐसे पदार्थ को, ये जो पदार्थ हैं, इनको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे बेटा तो इनके अंदर जो प्लस है और जो माइनस, यानी जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, थोड़ा ही अलग, मूव नहीं करते, थोड़ा सा सेपरेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो इनके अंदर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा रहे हो बेटा तो इनके अंदर ठीक उसके अपोजिट, उसके विपरीत इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है। लेकिन एक बात और समझिएगा, करंट नहीं जाएगा,
करंट बिल्कुल नहीं जाएगी बेटा। प्लस माइनस तो अलग हो गए, मूव नहीं करेंगे, बस सेपरेट हो गए हैं। और जब सेपरेट हो गए हैं और इनमें देखा जाए तो इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा भी नहीं जाती है। तो ऐसे पदार्थ को हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स कहते हैं। और इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर में भी करंट नहीं जाती है, लेकिन इंसुलेटर में करंट नहीं जाती है, लेकिन सभी इंसुलेटर में हम प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलग नहीं कर सकते। तो आप बता सकते हैं कि सभी इंसुलेटर्स, मैं तो ये समझ रहा हूं कि सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स होंगे, लेकिन सभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, देखिए सभी लोग, हाँ ये थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है, इंसुलेटर्स और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, इसमें देखिए सभी, ये देखिए ग्लास, रबर, क्या है? ग्लास, रबर, माइका, पेपर, ये डाई इलेक्ट्रिक्स हैं। इनमें प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अलग हो जाते हैं, लेकिन करंट नहीं जाती है। तो सभी, ध्यान दीजिएगा पॉइंट यहाँ थोड़ा सा, इसके पहले हम थोड़ा सा अलग बताए थे, इसको समझिएगा कि सभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ इंसुलेटर होंगे, लेकिन सभी इंसुलेटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स नहीं हो सकते। देखिए सभी इंसुलेटर में सल्फर वाइकेलाइट डाई इलेक्ट्रिक नहीं है, लेकिन ग्लास, रबर, माइका, पेपर सभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स इंसुलेटर हैं। तो ये क्यों नहीं बेटा है डाई इलेक्ट्रिक्स? क्यों? अगर इन दोनों पदार्थों को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो प्लस माइनस जो न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन बधे हैं न्यूक्लियस से, वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं और करंट भी नहीं जाती है। लेकिन इसमें, इन पदार्थों में अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो इसके जो नाभिक हैं और जो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बधे हैं वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और लेकिन इनमें भी करंट नहीं जाती है। तो इनमें भी करंट नहीं जाती है, इनमें भी करंट नहीं जाती है, लेकिन इनमें जो प्लस माइनस होता है वो थोड़ा अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो यह ऐसे पदार्थ को हम डाई इलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स कहते हैं। तो लिखिए थोड़ा, लिखिए कुछ ऐसे पदार्थ जो कुचालक होते हैं, यदि इन पदार्थों को विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच रख दिया जाए तब इनके धनायन अर्थात नाभिक व इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड
फील्ड इंड्यूस्ड हो जाती है जिसकी दिशा आरोपित इलेक्ट्रिक फील्ड के दिशा के विपरीत होती है। तब ऐसे पदार्थों को परावैद्युत डाइइलेक्ट्रिक्स पदार्थ कहते हैं। आप समझ ले फिर से, डाइइलेक्ट्रिक्स और इंसुलेटर दोनों में विशेष अंतर क्या है बेटा? सभी इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स इंसुलेटर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो आप नोट लिखेंगे, ये तो लिख लिए होंगे बेटा, आप नोट लिखिएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आने वाले लेसनों में इसका काफी यूज है, प्रयोग है। इसलिए डाइइलेक्ट्रिक परावैद्युत पदार्थ को आप अच्छी तरह से समझ लें। अब नोट लिखें, तो नोट में आपका क्या है बेटा? हमने अभी बताया है कि सभी इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल इंसुलेटर हो सकते हैं। तो आप इस पॉइंट को लिखिएगा, देखिए सभी इंसुलेटर्स डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स नहीं हो सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स नहीं हो सकते हैं, लेकिन सभी डाइइलेक्ट्रिक्स मटेरियल्स इंसुलेटर्स होंगे। अगला पॉइंट ये बेटा कि परावैद्युत में भी करंट नहीं जाती है, परावैद्युत पदार्थ में भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाती है और इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं जाती है। लेकिन परावैद्युत पदार्थ जो मटेरियल है, जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखते हो, वैद्युत क्षेत्र में रखते हो, तो उनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाती है, प्लस माइनस अलग हो जाते हैं। और इंसुलेटर में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ये घटना प्रदर्शित नहीं करते। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखिए, परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, परावैद्युत पदार्थ डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल्स
डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, एक विद्युत रोधी, एक विद्युत रोधी, विद्युत रोधी का मतलब बेटा जो विद्युत के मार्ग में क्या करे, रुकावट डाले। एक विद्युत रोधी या कुचालक पदार्थ ही है, कुचालक पदार्थ ही है। तीसरा पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें दोनों बात, इसका पूर्ण रूप से जो एक्सप्लेनेशन किया गया है उसी को हम लिखवाएंगे। लिखिएगा, परावैद्युत पदार्थ डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल्स में मुख्य दो गुण का होना, में मुख्य दो गुण का होना, दो गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। दो गुण का होना अत्यंत आवश्यक है। आप रोमन में नंबर 1 लिखिएगा, रोमन में नंबर 1, देखिए, जब इन पदार्थों को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय विद्युत क्षेत्र, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इनके अंदर धनायन अर्थात न्यूक्लियस, धनायन अर्थात न्यूक्लियस व इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। अर्थात इनके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड अर्थात प्रेरित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, जिसकी दिशा लगाए हुए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत होती है। दूसरा पॉइंट रोमन में, इन पदार्थों में भी, इन पदार्थों में भी विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित नहीं होती है।
लिख लिए होंगे बेटा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा आज का। आने वाले लेसनों में इसकी काफी चर्चा होगी, इसलिए आप इसका अच्छी तरह से नोट बनाएंगे। वीडियो को कई बार देख लीजिए, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा बेटा। अब आते हैं अगला लेक्चर में बेटा। अगली हेडिंग आपकी है कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ, ये कूलॉम्स लॉ बेटा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रॉपर्टीज भी है, एप्लीकेशंस भी हैं, जो नीट, जेईई, मेंस में काफी क्वेश्चन कूलॉम्स लॉ से रिलेटिव, इनकी प्रॉपर्टीज, इनके लिमिटेशन, इंपॉर्टेंस के बारे में पूछे जाते हैं। फिलहाल आज इनके नियम को पढ़िए। प्रॉपर्टीज काफी लेंदी है, एक एक करके हमको बताना होगा। तो आज फिलहाल कूलॉम्स लॉ के बारे में समझ लें, उनकी रूल को लिख लिया जाए। प्रॉपर्टीज काफी प्यारी है इनकी। नीट, आईआईटी, जेईई के मेंस एग्जामिनेशन में काफी प्रश्न इससे रिलेटिव होते हैं। और इनका रूल क्या है बेटा, आप रूल को समझ लें। ये रूल इनका है, कूलॉम ने अपना रूल जो है 1785 ईस्वी में बताया था। फ्रांसीसी साइंटिस्ट कूलॉम जी ने। ये आपका रूल है बेटा। पहले रूल को लिख दिया जा रहा है, स्टेटमेंट को लिख दिया जा रहा है, रूल या लॉ को हम लिख दे रहे हैं, आप भी लिख लेंगे। ये रूल क्या कहते हैं, द इलेक्ट्रिक फोर्स या द फोर्स ऑफ attraction or repulsion between two point charges is directly proportional to the product of charges and inversely proportional to the square of the distance
डिस्टेंस बिटवीन देम, ये कूलम्ब्स का रूल रहा। तो पहले आप हिंदी में लिख लीजिए, उसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा। लिखो बेटा, फ्रांसीसी वैज्ञानिक कूलम्ब ने सन 1785 ईस्वी में यह बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल या कूलम्ब बल, विद्युत बल या कूलम्ब बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये इनके रूल हुए, स्टेटमेंट हुए बेटा। आप चाहे तो इंग्लिश में भी नोट कर लें, आप जल्दी इसको नोट करिए। नोट कर लिए होंगे। अब इनके फार्मूले देखेंगे क्या कहे हैं, तो आप इनको देख लें। अब इन्हीं के नीचे लिखेंगे बेटा, तो कूलम्ब जी ने क्या बताया, दो पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज की भी चर्चा हम करेंगे बेटा। और रेस्ट बिंदु आवेश यहाँ बहुत छोटे आवेश हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, बिंदु आवेश और छोटे आवेश। पॉइंट चार्ज हम बताएंगे इस लेक्चर के बाद, पॉइंट चार्ज आएगा बेटा। जैसा कि हमने कहा था कि इनकी जब हम प्रॉपर्टीज बताएंगे, इंपॉर्टेंस बताएंगे, लिमिटेशन बताएंगे, तो सारी चीज इसमें आ जाएगी। पॉइंट चार्ज क्या होता है बेटा, तो उसके बारे में आने वाले लेक्चर में हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। फिलहाल ये पॉइंट चार्ज है बेटा। पॉइंट चार्ज जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की चार्ज बहुत कम आवेश हो, ये पॉइंट चार्ज, इसका चार्ज हमने Q1 माना, इसका चार्ज हमने Q2 माना। बीच की जो डिस्टेंस हमने क्या माना, R माना। तो कूलम्ब कहते हैं कि इनके बीच फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों सेम चार्ज हैं मैग्नीट्यूड में, दोनों अगर प्लस प्लस हैं, तो इनके बीच रिपल्सन होगा। ये इधर फोर्स लगाएगा और ये जो है इस पर इस साइड लगाएगा। तो अगर दोनों प्लस है बेटा, दोनों अगर प्लस है, तो ये वाला इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा, ये इधर फोर्स लगाएगा और ये इधर फोर्स लगाएगा। अब प्लस माइनस आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्शन करेंगे, आकर्षित करेंगे। ये सब सारी चीजें हम बताएंगे, रिपल्सन कब होगा, अट्रैक्शन कब होगा, सारी चीजें ये प्रॉपर्टीज में इनकी बताई जाएगी। तो ये क्या कहते हैं कि यह प्रोपोर्शनल बेटा दोनों आवेशों के गुणनफल Q1 और Q2, यानी कहने का मतलब अगर आवेश बढ़ाओगे बेटा, आवेश का मान अगर बढ़ाते जाओगे तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, कूलम्ब फोर्स लगेगा, उसका भी मान बढ़ता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है,
अगर उनके बीच की डिस्टेंस कम करते जाओ बेटा, उनके बीच की दूरी अगर कम करोगे तो ये बढ़ेगा। अगर आर बीच की दूरी अगर बढ़ाते जाओ तो बीच की दूरी डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाओ, डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स है बेटा वो कम होता जाएगा। दूरी अगर बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान क्या होगा, क्या होगा, दूरी जब बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मान कम होगा। अब इन दोनों को मिला दोगे, इन दोनों को मिला दोगे तो यह प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई ऑफ आर स्क्वायर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कांस्टेंट लगा दो Q1 Q2 बाई ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इसका मान भी होता है वेर के, बताएंगे के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका पूरा मान होता बेटा 9 × 10 टू द पावर। यहां पे रखेंगे तो यह इक्वल क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इसको क्या पढ़ेंगे एप्सिलॉन नॉट, यहां लिख दे रहे हैं बेटा, आने वाले समय में इसकी डायमेंशन, इसकी यूनिट सब बताया जाएगा। ये क्या आपका है, क्या पढ़ेंगे पहले, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट, NOUGHT लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट पढ़ेंगे बेटा। और इसका मतलब क्या होता है परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस। तो इनकी चर्चा जो है हम अगले लेक्चर में जरूर करेंगे। एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की विद्युतशीलता है बेटा, हिंदी में इसका है निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो फिलहाल आप इतना जानेंगे एप्सिलॉन नॉट ये लिखा गया परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आने वाले समय में इसके डायमेंशन, इसकी यूनिट, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, जरूर हम बताएंगे। फिलहाल इसको आप नोट कर लो बेटा। आने वाला अगला लेक्चर इसी पे आधारित रहेगा। कूलॉम की प्रॉपर्टीज रहेगी, इनके इंपॉर्टेंस रहेंगे, क्या महत्व है, इनके नियम की क्या सीमाएं हैं, लिमिटेशंस क्या है, ये बताए जाएंगे। एप्सिलॉन नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायमेंशन भी पूछा जाता है, इसका यूनिट भी पूछा जाता है, इनकी वैल्यू भी पूछी जाती है बेटा। तो ये एप्सिलॉन नॉट की भी हम अगले लेक्चर में जरूर चर्चा करेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।